जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, मैं और आप मिलकर फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इस फलित ज्योतिष के अध्ययन के क्रम में हम लोग इस समय राशियों का अध्ययन कर रहे हैं और राशियों में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं धनु राशि। धनु राशि और लग्न, इन दोनों का अध्ययन आज हम करेंगे। अब आपको एक चीज बता देते हैं कि लग्न क्या होती है और राशि क्या होती है। इसको स्पष्ट तौर से मैं पीछे वाले राशियों में भी बताता आया हूं कि जिस नंबर पर आपके चंद्रमा बैठे हों उस नंबर के राशिपति के हिसाब से जो राशि है उस राशि आपकी राशि होगी, जन्म राशि होगी। लेकिन यदि आपके लग्न चक्र यानी जन्मांक चक्र में लग्न खाने पर, जो लग्न खाना यानी कि पहला खाना होता है, उस पर 9 नंबर पड़ा हो तब आपका धनु लग्न होगी। तो ये धनु लग्न और राशि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज, जितनी भी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे ये सारी विशेषताएं धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए हैं। यदि आपकी राशि अलग है, लग्न अलग है, तो आप में ये विशेषताएं 50% ही पाई जाएंगी, 50% नहीं पाई जाएंगी। 50% जो दूसरी राशि या लग्न होगी उसके हिसाब से पाई जाएंगी। ठीक है, चलिए। राशि, हमने राशि बताया था कि राशि का अर्थ होता है ढेर, ढेर का अर्थ होता है संग्रह, संग्रह का अर्थ होता है कि कई चीजें वहां पर मिल जाएं। तो राशि कई चीजों से मिलकर बनती है, यानी कि 2.25 नक्षत्रों के मिलने से राशि बनती है। वो 2.25 नक्षत्र जब मिल जाते हैं तब एक राशि का निर्माण करते हैं। और वो 2.25 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक राशि में अलग अलग होते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। धनु राशि में मूल नक्षत्र के 4 चरण हैं। मूल नक्षत्र आप जानते हैं, जिन जातकों का मूल नक्षत्र में जन्म होता है उनको मूल की शांति पूजा करानी पड़ती है, तो वही ये मूल नक्षत्र है। इसके चारों चरण इस राशि में आते हैं। इसके साथ पूर्वा आषाढ़ा, अगला जो नक्षत्र है वो है पूर्वा आषाढ़ा। पूर्वा आषाढ़ा के भी 4 चरण इसमें आते हैं। और इसके बाद जो तीसरा आता है वो है उत्तरा आषाढ़ा। उत्तरा आषाढ़ा का 1 चरण इसमें आता है। इस तरीके से 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। और इस राशि के राशिपति कौन होते हैं? बृहस्पति, यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो सर्वाधिक शुभ और कारक होते हैं कुंडली के लिए। कुंडली में इनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई ज्योतिषी तो केवल और केवल गुरु को ही देखकर सारा प्रेडिक्शन भी करते हैं। लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस राशि यानी धनु राशि और लग्न वालों में ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन से हैं। तो मूल नक्षत्र आप जानते हैं, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। तो केतु इसके नक्षत्र स्वामी हुए। और जो पूर्वा आषाढ़ा है उसके नक्षत्र स्वामी हैं शुक्र। और जो उत्तरा आषाढ़ा है उसके नक्षत्र स्वामी हैं सूर्य। और इस राशि के राशिपति हैं बृहस्पति। इन सारे ग्रहों का आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में, आपकी विशेषताओं में पूरी तरीके से मेल आपको दिखाई देगा। ये मेल किस तरीके से होता है, प्रत्येक, बहुत सारे ज्योतिषी मैंने देखे बता तो देते हैं वो ये विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं, लेकिन ये विशेषताएं किस ग्रह के कारण हैं वो नहीं बताते हैं। हम यहां पे देखेंगे कि वो जो विशेषताएं हैं वो किस कारण से हैं। केतु, मैंने बताया आपको, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। केतु के साथ राशिपति बृहस्पति यानी गुरु भी यहां पे आए हुए हैं, तो ये सर्वाधिक शुभ राशियों में भी गिनी जाती है। चलिए, इसका सबसे पहली विशेषता ही गुरु और केतु के
प्रभाव में आती है। ये किसी भी व्यक्ति से द्वेष और ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं। आज के जीवन में जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे मानव केवल द्वेष और ईर्ष्या में परेशान हैं, लोग अपने दुखों से परेशान नहीं हैं बल्कि अपने पड़ोसी के सुखों से ज्यादा परेशान हैं। तो लेकिन इस राशि और लग्न के जातक किसी भी प्रकार के द्वेष और ईर्ष्या की भावना नहीं रखते। हाँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार, उनकी परवरिश के अनुसार, उनके संस्कार के अनुसार कहीं अगर ये चीजें आ भी जाती हैं तो उनकी मात्रा बहुत कम होती है, वो बहुत कम दिखाई देते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता धनु राशि और लग्न वाले जातकों की होती है वो ये है कि ये द्वेष और ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं, या अगर होती भी है तो बहुत कम होती है इनके अंदर। चलिए, इनकी अगली विशेषता है कि ये विरोधियों से भी बहुत उदारता से मिलते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार देखा जाता है जैसे मंगल प्रभाव का व्यक्ति यदि विरोधी को देख ले तो देखते ही उसका पारा चढ़ जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है। लेकिन जो धनु राशि के जातक होते हैं ये बहुत ही कूल होते हैं और उन्हें मालूम है कि ये हमारा विरोधी है, ये हमारा दुश्मन है, फिर भी जाके उससे मिलेंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, उसके घर का हालचाल पूछेंगे और इस तरीके से उनकी जिंदगी में समस्याएं कम हो जाती हैं। विरोधी भी कहता है कि ये इतना अच्छा व्यक्ति है, इससे अब नहीं उलझना है। और इसी के अनुसार इनका स्वभाव एकदम शांत होता है, बहुत ज्यादा उग्र नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उग्रता का कोई ग्रह ही नहीं आया है। केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह, शुक्र स्त्री ग्रह, स्त्री वैसे भी उच्छृंखल नहीं होती हैं। तीसरा सूर्य यानी कि राजा, राजा भी सौम्य होता है। और इसके बाद देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन मिलके इसको एक सर्वाधिक शुभ राशियों में और लग्नों में इसको गिना जाता है। इसलिए इसके जातक एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। उनके स्वभाव में उग्रता नहीं दिखाई देगी, उच्छृंखलता नहीं दिखाई देगी। ऐसा नहीं लगेगा जैसे मंगल वालों में दिखाई देती है कि मंगल वाले तुरंत नाराज हो जाते हैं, तुरंत उनका गुस्सा आ जाता है, क्रोध उनका आसमान पर पहुंचने लगता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि केतु का मूल नक्षत्र यहां पर पड़ा हुआ है और केतु ऊर्जा का प्रतीक हैं और सूर्य ऊर्जा के कारक हैं। तो ऊर्जा का कारक और ऊर्जा का कारक सूर्य और केतु जो उस ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं, दोनों ही यहां बैठे हैं। और बृहस्पति यहां पर उस ऊर्जा को सकारात्मक दृष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए धनु राशि और धनु लग्न के जातक अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। इनमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यहां मंगल नहीं है तो ये पराक्रम नहीं करेंगे। पराक्रम इनमें आ जाता है सूर्य और केतु की वजह से। सूर्य राजा है, पराक्रमी होता है। तो सूर्य के नक्षत्र का एक चरण आया है, साथ में केतु आए हैं, तो केतु के मिल जाने से इनका प्रभाव यहां पर बहुत बढ़ जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये मिलनसार और मुखर व्यक्ति होते हैं। मिलनसार होते हैं, सबसे मिलते हैं। इनसे कोई व्यक्ति इनको जानता भी नहीं हो, फिर भी इनके फेस पे स्माइल रहती है, जिससे उसको लगता है कि शायद मैं इनसे मिल चुका हूं, इनसे कभी मिला हूं। तो ये बेहद ही मिलनसार और मुखर होते हैं, खूब बातचीत करते हैं। और बातचीत क्यों नहीं करेंगे? गुरु का प्रभाव, इस राशि के राशिपति हैं गुरु। गुरु जो सर्वाधिक, जो सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं, उन्हीं से सारी विद्याएं प्रत्येक जातक को मिलती हैं। तो गुरु चूंकि इस राशि के राशिपति हैं, केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं,
तो इनमें ज्ञान की तो पराकाष्ठा होती ही है। सूर्य चूंकि राजा हैं तो ये भी योग्य हैं, तो सारी चीजें मिलती चली जा रही हैं, इनमें नेगेटिव कोई चीज आ ही नहीं रही है, इसलिए ये बेहद मिलनसार और मुखर व्यक्तित्व के धनी होते हैं। चलिए, इनकी अगली जो विशेषता है वो है कि इनके स्वभाव में करुणा और मर्यादा, इनके स्वभाव में करुणा भी होती है, ये दयालु भी होते हैं, करुणा भी होती है, और इनके जो व्यवहार है उसमें मर्यादा का विशेष ख्याल रखा जाता है। क्यों? मर्यादा क्यों नहीं होगी? मर्यादा सबसे पहले स्त्री का गहना है मर्यादा, तो स्त्री ग्रह शुक्र हैं, इसमें केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, सूर्य राजा हैं, वो भी मर्यादा से बंधे हुए हैं, और गुरु तो सारी मर्यादाओं के प्रतीक ही होते हैं। तो जब सारी मर्यादाएं यहां पर जुड़ी हुई हैं तो इनका जो स्वभाव होता है वो करुणामयी होता है, दयालु होता है, और ये मर्यादा से विशेष रूप से जुड़े रहते हैं, और इनके कार्य व्यवहार और सारी चीजों में मर्यादा का विशेष ख्याल रखा जाता है। ये मर्यादा को आसानी से लांघते नहीं हैं, इसीलिए ये व्यवहारिक होते हैं, इनसे सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, इनसे दूर नहीं भागते हैं। कहा जाता है कि आप समाज में उतने ही कड़वे बने जिससे लोग आपको बाहर फेंक ना दें। कड़वा बहुत थोड़ा सा होगा तो लोग उसको पसंद करेंगे, लेकिन आप उतने मीठे भी ना बने कि लोग आपको खा जाएं। इस राशि वालों के साथ ये नेगेटिव स्थिति है कि ये बेहद मिलनसार होते हैं, बेहद व्यवहारिक होते हैं, और इस मिलनसार और व्यवहारिक व्यक्तित्व के कारण कभी कभी इनका लोग दुरुपयोग कर लेते हैं। इनके व्यक्तित्व का, इनकी विशेषताओं का लाभ उठा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है, तो ये नेगेटिव स्थिति भी इनके साथ लगी रहती है। अगली जो विशेषता है कि अध्ययन में इनको विशेष रुचि होती है और इन्हें रिसर्च करना पसंद है। ये खोज की प्रवृत्ति के रहते हैं, खोजी प्रवृत्ति के रहते हैं। तो आप सोचिए, खोजी प्रवृत्ति के क्यों नहीं होंगे? सूर्य, केतु और बृहस्पति जैसे तीन ग्रहों के गुण इनमें मिले हैं, तो ये लगातार अध्ययनरत रहते हैं और कोई ना कोई खोज में लगे रहते हैं, रिसर्च करते हैं। इस रिसर्च के नाते उनको समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सारी चीजें प्राप्त होती हैं। इनके साथ एक और बहुत अच्छी चीज होती है कि हर क्षण इनके चेहरे से आपको बुद्धिमत्ता एकदम टपकती हुई नजर आएगी। कभी आपको यह नहीं लगेगा कि ये बहुत गुस्से में हैं, बहुत इरिटेट हैं, या वो गालियां दे रहे हैं, ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। इनके चेहरे से आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही सौम्य, सज्जन, सरल स्वभाव के हैं, और जब इनसे आप थोड़ी सी भी बात करेंगे तो उस बात में आपको लगेगा कि ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, यानी कि इनका चेहरा ही ऐसा होता है। गुरु का प्रभाव होता है, गुरु का प्रभाव होता है तो चेहरा अपने आप में आकर्षित हो जाता है, और आकर्षक के साथ साथ सुंदरता के देवता यानी शुक्र भी वहां हैं, तो चेहरा एकदम आकर्षक होता है, और चेहरे देखने से आपको लगेगा बड़ा विद्वान, बड़ा योग्य व्यक्ति है ये। तो चेहरे से हमेशा बुद्धिमत्ता, मान लीजिए, टपकती रहती है बुद्धिमत्ता। इनके चेहरे से एकदम आपको कभी लगेगा नहीं कि ये व्यक्ति कुछ अलग स्थितियों में, वो बहुत परेशान भी हों तब भी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो बहुत परेशान हैं। चलिए अब देखते हैं इनकी अगली विशेषता की तरफ कि यह हर कार्य, धनु लग्न और धनु राशि के जातक हर कार्य पूर्ण कर लेते हैं, उसे अधूरा नहीं छोड़ते, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ही ये है, क्योंकि केतु यहां पर जुड़े हुए हैं, तो केतु किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ने देते हैं। केतु, बृहस्पति और सूर्य की वजह से इनमें यह प्रवृत्ति आ जाती है कि ये हर कार्य
पूर्ण करते हैं। जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसको पूर्ण करके ही छोड़ते हैं, उसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारी राशियों में आप देखेंगे कि वो कार्य प्रारंभ कर लेंगे लेकिन वो आधे रास्ते में उसको छोड़ देंगे या उसको करते ही तुरंत छोड़ देंगे। वो उससे बोर हो जाते हैं और बोर होने के कारण उससे वो अलग हट जाते हैं, जिससे वो कोई भी कार्य पूरा ही नहीं कर पाते हैं। कभी एक कार्य आपने शुरू किया, थोड़ा चले फिर छोड़ दिया, दूसरा कार्य शुरू किया, थोड़ा चले फिर छोड़ दिया, तो इससे आपके कोई भी कार्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं। केवल और केवल समाज में आप एक असफल व्यक्ति के नाते रह जाते हैं। तो ऐसे धनु राशि और लग्न के जातक कोई भी कार्य कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। यदि उन्होंने कार्य अपने हाथ में लिया तो उसे पूर्ण कर लेते हैं और उसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इनकी अगली विशेषता है कि ये सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और आजीवन अडिग रहते हैं। इनके जो सिद्धांत हैं, समाज के जो नियम हैं, जो कानून हैं, उन पर ये सारा जीवन अडिग रहते हैं, उनसे हटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान है, परम ज्ञान है गुरु, और गुरु के साथ केतु जैसे शुभ ग्रह जुड़े हुए हैं और शुभ ग्रह के साथ राजा जुड़ा हुआ है। राजा जो हमेशा अपनी प्रजा से यही कहता है कि जो नियम बनाए गए हैं वो आपके लाभ के लिए हैं, आपकी भलाई के लिए हैं, आप इनको पालन करिए। और राजा का कार्य ही होता है कि जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करवाना। राजा का कार्य ही होता है कि समाज में जो नियम, राज्य में जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करवाना। तो चूंकि इस राशि में सूर्य के नक्षत्र का भी एक चरण लिया गया है तो उस प्रभाव से ये सिद्धांतों पर आजीवन अडिग रहते हैं। इनका विश्वास हमेशा उन सिद्धांतों पर बना रहता। इनकी अगली विशेषता है शुक्र। शुक्र सुंदरता, आकर्षक, भोग, इन सब चीजों के देवता हैं और इस कारण भोग के ग्रह हैं। कभी कभी हम लोग देवता बोल देते हैं उन ग्रहों को। ग्रह मानिए या देवता मानिए, जो जिस शब्दावली में समझ सकता है उस शब्दावली में समझ ले। शब्दों में हमें नहीं फंसना है। ऐसा नहीं है कि हम छिद्रानुवेशन करने लग जाएं। हमें यहां छिद्रानुवेशन नहीं करना है, हमें चीजें सीखनी हैं। हम वो कैसे सीख सकते हैं ये देखना है। नहीं तो कई लोग ऐसे कहने लग जाते हैं, अरे आपने वहां उनको देवता बोल दिया, वो तो ग्रह हैं। अरे भाई, देवता बोल दिया या ग्रह बोल दिया, कुछ लोग देवता बोलते हैं, कुछ लोग ग्रह बोलते हैं। हमारे यहां इतने सारे देवता हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, तो हर व्यक्ति को ध्यान में रख के चीजें बताई जाती हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इनके साथ होती हैं। सबसे मुख्य होता है सांसारिक सुखों के भोग में भी। जब ये सांसारिक सुखों का भोग कर रहे होते हैं उस समय भी ये अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते हैं और इनका भोग बेहद सदा हुआ होता है। बेहद सदा हुआ होता है। अगला अगर इसको कह दें तो यह भी कहा जा सकता है कि ये नैतिकता के साथ भोग करते हैं। इनके भोग में भी नैतिकता झलकती है और ये दूसरे व्यक्तियों के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं, एक पैरामीटर बना देते हैं कि भैया ये पैरामीटर है, यहां तक आप चल सकते हैं। तो उस पैरामीटर को देख के लोग इनका अनुग्रह करते हैं या कह लीजिए इनके पद चिन्हों पर चलते हैं। समाज के लिए ये पद चिन्ह छोड़ कर जाते हैं। ऐसे धनु राशि और लग्न के जातक बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये दूसरों के लिए, समाज के लिए स्वयं भी लाभदायी होते हैं और इनके जाने के पश्चात भी ये इतना सारा कार्य और इतनी सारी चीजें बना के जाते हैं कि हमेशा समाज के लिए उपयोगी रहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दार्शनिक विचारधारा के होते हैं, दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक का यहां समझाना ज्यादा उचित नहीं होगा। दार्शनिक हमने आपको बता दिया तो आप समझ जाइए कि दार्शनिक कैसे होते हैं। दार्शनिक का अर्थ भोग बहुत कम लेकिन ज्ञान अत्यधिक।
अत्यधिक ज्ञान के साथ भोग को बहुत कम प्रेफरेंस देते हैं, ऐसे होते हैं दार्शनिक। और इनमें सबसे ज्यादा धनु राशि और लग्न वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इनकी अगली विशेषता होती है कि दूसरों पर ये शीघ्र ही विश्वास कर लेते हैं। बहुत जल्दी ये दूसरों की बात मान लेते हैं कि अगर ये कह रहा है तो सही ही होगा, अगर ये कर रहा है तो सही ही होगा। तो ऐसे लोग, धनु राशि और लग्न वाले लोग दूसरों पर चूंकि विश्वास बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए वो समाज के धूर्त व्यक्तियों के द्वारा ठगे भी जाते हैं। धूर्त नहीं, सामान्य व्यक्ति भी उनको ठगने का कार्य कर लेता है, क्योंकि उनको पता है कि ये जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। हाँ, अगली चीज कि ये राजनीति के क्षेत्र में सफल होते हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयों के साथ। उतने सफल रहते नहीं हैं ये, तो इनको बहुत परेशानियां आती हैं राजनीति के क्षेत्र में सफल होने के लिए। चूंकि ये आदर्शवादी हैं, दार्शनिक हैं, इसलिए ये राजनीति के क्षेत्र में उतने सफल नहीं हो पाते हैं। इनका मेन कार्य क्या है? अनुसंधान। तो ये अनुसंधान के कार्य में बेहद ही सफल होते हैं। जहां पर भी इन्हें नई खोज करनी हो, नया अनुसंधान करना हो, उस क्षेत्र में तो इनका कोई महारथी ही नहीं है, इनका कोई सानी ही नहीं है, ये महारथी होते हैं और इसमें ये विशेष सफल भी होते हैं। समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, आदर्शवादी स्वभाव के होते हैं और समाज को, इनका जन्म ही समाज को कुछ सिखाने के लिए हुआ होता है। ये समाज को कुछ सिखाने के लिए ही संसार में आते हैं। तो आप समझ लीजिए, केतु, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति, इन सारे गुणों को लेकर ये धनु राशि कितनी स्पेशल हो जाती है, कितनी विशिष्ट हो जाती है। इन सारे गुणों के साथ इस लग्न और राशि के जातक रहते हैं। हाँ, धनु राशि और लग्न के बारे में, इनके द्वादश भावों में क्या प्रभाव होता है, धनु राशि जब किन किन जगहों पर, किन किन घरों में पड़ती है तो उसकी क्या स्थितियां बनती हैं, इसका विस्तार से चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो बना के। अभी क्रमशः धीमे धीमे चीजें सीख रहे हैं, तो आज हम यहीं तक सीखेंगे। हाँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि इससे और भी समाज के लोगों को लाभ हो सकता है तो वीडियो को शेयर करिए। आज का टॉपिक यहीं तक, कल पुनः उपस्थित होंगे। जय गणेश जी।